हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन पीस के अभी तक के ग्रेटेस्ट चैप्टर 1138 के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हमें वन पीस के पास्ट में हुए 2 एंशिएंट वॉर्स के बारे में मेजर इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है कि एक्चुअली में उन वॉर्स में क्या हुआ था और कैसे सन गॉड नीका और जॉय बॉय उन दोनों वॉर्स में हार गए थे। इसके अलावा वन पीस का एंड कैसे होने वाला है इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर में काफी ज्यादा मेजर स्पॉइलर जानने को मिला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वन पीस की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस चैप्टर की कवर स्टोरी में हमें फाइनली उस सीक्रेट बेस में हुज हू देखने को मिल चुका है, जो कि इस बेस में हमें काफी ज्यादा मजे से पार्टी करते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी हुज हू अभी भी कार्डो की डिफीट के बाद यहाँ पर क्या कर रहा है इसके बारे में तो हमें आगे के चैप्टर्स में जानने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद अब बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले लोकी देखने को मिलता है, जो कि शैमरॉक से ये सवाल पूछता है कि तुम तो बिल्कुल शैंक्स के जैसे दिखते हो, क्या तुम सच में और कोई हो? आगे लोकी बोलता है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, तुम दोनों के फेस काफी यार सिमिलर हैं और मैं बस काफी यार क्यूरियस हो रहा हूँ ये जानने के लिए कि क्या तुम शैंक्स हो या नहीं। जिसके जवाब में शैमरॉक लोकी से बोलता है कि वो पायरेट कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा ट्विन ब्रदर है, जिससे मैं बचपन में अलग हो गया था। आगे शैमरॉक बोलता है कि बाद में शैंक्स होली लैंड में वापस आया था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो इस घटिया दुनिया को काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। बाकी मैंने जैसे ही शैमरॉक की इस लाइन को पढ़ा तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि शैंक्स मरीजों में वापस गया था इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। इसके अलावा वो क्यों मरीजों में वापस गया था? क्या शैंक्स रॉजर की डेथ के बाद मरीजों में गया था, या फिर वो पॉसिबली जब गौरव से मिलने गया था तब वो शैमरॉक और गार्लिंग से मिला था? बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे सवालों के आंसर हमें आगे के चैप्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। आगे लोकी शैमरॉक की इस बात को सुनकर बोलता है कि शैंक्स वापस होली लैंड गया था। वाओ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी फैमिली से और कितना यार हेट कर सकता हूँ, लेकिन इस बात को सुनकर मेरा ग्रज अब तुम्हारी फैमिली को लेकर और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और जब मैं इन चेन से फ्री हो जाऊंगा तो मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड्स की डेथ को अवेंज करूंगा और उसे अपना मिशन बनाऊंगा। इसके बाद इस चैप्टर में हमें शैमरॉक की पावर्स भी रिवील होती हुई देखने को मिलती हैं। जब लोकी की इस बात को सुनकर शैमरॉक उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, जिसके बाद गंको शैमरॉक को रोकने की कोशिश करती है, और जहां शैमरॉक उससे बोलता है कि वो जानता है कि लोकी इतना डिजर्विंग नहीं है कि वो खुद अपने हाथों से उस पर अटैक करे। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, और जहां पर हम देखते हैं कि उसके स्वॉर्ड का नाम सरबरस है और जिसके पास इसी नाम का डेविल फ्रूट है। और जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड एक बिग 3 हेडेड डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इन तीनों ही डॉग्स के मुंह में हमें एक एक स्वॉर्ड देखने को मिलती है। और शैमरॉक की स्वॉर्ड पावर्स को देखकर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हमें शैमरॉक की फाइट लूफी से नहीं बल्कि जोरो से देखने को मिल सकती है, क्योंकि फर्स्टली शैमरॉक खुद एक स्वॉर्ड्समैन है और सेकंडली उसकी स्वॉर्ड के पास सरबरस डेविल फ्रूट है, और जिसके तीनों डॉग्स के मुंह में हमें 3 स्वॉर्ड्स देखने को मिलती हैं, जो कि जोरो की 3 स्वॉर्ड स्टाइल से काफी ज्यादा सिमिलर है। आगे हम देखते हैं कि जब सरबरस स्वॉर्ड लोकी पर अटैक करने वाली होती है तो गंग को अपनी एरो वाली पावर्स का यूज करके एक बड़ी सी बर्ड को क्रिएट कर देती है, जिस पर चढ़कर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते शैमरॉक लोकी से बोलता है कि तुम मुझे कभी भी हंट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी स्वॉर्ड के अटैक्स को सरवाइव करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये डॉग्स लोकी पर अटैक कर देते हैं, और जहाँ एक स्वॉर्ड लोकी के पेट में भी घुस जाती है। बाकी मैं जानता हूँ कि लोकी इन अटैक्स से नहीं मरेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एल्वाफ आर्क का, और हम ये भी जानते हैं कि ओडा सेंसे इतनी आसानी से किसी भी कैरेक्टर को नहीं मारते हैं। आगे इस चैप्टर में शैमरॉक गंको से बोलता है कि अब वो एल्वाफ के जायंट्स को आसानी से अपनी तरफ नहीं झुका पाएंगे, और इसीलिए अब हमें सबसे पहले उनके बच्चों को किडनैप करना होगा, और जिसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा पर्सन की जरूरत होगी। जिसके बाद गंको उससे बोलती है कि अंडरस्टूड सर, मैं किस गॉड्स नाइट को सबसे पहले यहाँ पर बुलाऊं, विच मीन्स कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में एल्वाफ पर एक और गॉड्स नाइट देखने को मिलने वाला है। इसके बाद इस चैप्टर में हमें लूफी, नामी, जोरो और रोड देखने को मिलते हैं, जो कि उन जायंट्स गार्ड के पास आते हैं जिन पर गॉड्स नाइट ने कुछ चैप्टर्स पहले अटैक किया था।
और जहाँ पर ये गार्ड्स लूफी को बताते हैं कि उन पर अटैक रेड हेयर शैंक्स ने किया था, जिसको सुनकर लूफी उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। आगे लूफी बोलता है कि शैंक्स कभी भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो एक काफी ज्यादा चिल गाय है, जिसके रिस्पॉन्स में नामी उससे हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें शैंक्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। जिसके जवाब में लूफी नामी से बोलता है कि तुम तो शांत रहो, तुम्हें कैसा लगता कि अगर कोई तुम्हारे सामने टेलमेयर के बारे में ऐसा बोलता। जिसके आगे नामी बोलती है कि उनका नाम बेलमेर सान है। बाकी मुझे लूफी और नामी के इस इंटरेक्शन को देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस सीन से हमें यह बात जानने को मिलती है कि लूफी शैंक्स को अपने फादर फिगर की तरह देखता है, क्योंकि वो शैंक्स को सीधे सीधे बेलमेर सान से कंपेयर करता है, जो कि नामी की मदर थी। आगे ये जायंट्स लूफी से बोलते हैं कि क्या पता वो शैंक्स का कोई ब्रदर हो जो कि हूबहू शैंक्स के जैसा दिखता हो। जिसके बाद लूफी आगे बोलता है कि शैंक्स ने कभी भी उसे नहीं बताया कि उसकी एक फैमिली भी है। उसे सिर्फ इतना पता है कि शैंक्स बचपन में एक शिप पर रेस्ड हुआ था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि रॉजर और रेली ही उसकी फैमिली हो और उसका क्रू उसकी फैमिली हो, एक्सेप्ट बगी। बाकी मैं चाहता हूँ कि कोई लूफी को बताए कि बगी और शैंक्स का याराना कितना यारा पुराना है। और जब लूफी इन बातों को बोल रहा होता है तो हमें इस चैप्टर में फाइनली वो मिस्टीरियस मैन देखने को मिलता है, जो कि इस कासल के पास आ रहा होता है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्ट्री मैन कोई और नहीं बल्कि स्कॉपर गवान है, क्योंकि वो भी रॉजर पायरेट्स का मेंबर था और रिपली ने हमें खुद बताया था कि उसका हस्बैंड एक फॉर्मर पायरेट था। तो ऐसा हो सकता है कि हमें नेक्स्ट वीक में फाइनली इस मिस्ट्री मैन का फेस रिवील होते हुए देखने को मिले और तब हमें पता चल जाए कि क्या ये कैरेक्टर एक्चुअली में स्कॉपर गवान है या नहीं। इसके बाद हमें इस चैप्टर में फ्रैंकी और रिपली ट्रेजर ट्री एडम के पास देखने को मिलते हैं, जिसको देखकर फ्रैंकी बोलता है कि मैंने सोचा था कि एडम वुड काफी ज्यादा रेयर होगी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे हर जगह सिर्फ यही वुड देखने को मिल रही है। जिसके जवाब में रिपली उससे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि ये वुड एल्वाफ के बाहर इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्या मैं भी इस वुड को इलीगली बेचना स्टार्ट कर दूं? जिसको सुनकर फ्रैंकी बोलता है कि तुम्हें तो यहाँ पर मुझ पे नजर रखने के लिए भेजा गया था, और वैसे भी सॉल ने मुझसे स्ट्रिक्टली मना किया है कि मैं इस ट्री को कट ना करूं, क्योंकि ये एक सेक्रेट ट्री है। इसके बाद फ्रैंकी देखता है कि इस ट्री पर एक म्यूरल पेंटिंग बनी हुई है, जिसके बारे में रिपली हमें बताती है कि ये पेंटिंग एंशिएंट टाइम में चिल्ड्रंस के द्वारा बनाई गई थी और इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू को देखकर आज इन्हें कल्चरल हेरिटेज माना जाता है। ये पेंटिंग्स 900 से 800 साल पहले बनाई गई थी, और अगर ये अंदाजा सही है तो इसका मतलब ये है कि इन्हें बोर्ड सेंचुरी के टाइम पर बनाया गया था। और रिपली की इस बात को सुनकर फ्रैंकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो आगे बोलता है कि अगर ये बात सच है तो हमें इन पेंटिंग्स के बारे में रॉबिन को बताना चाहिए। इसके बाद फ्रैंकी इन पेंटिंग्स को देखकर बोलता है कि अगर ये पेंटिंग्स एल्वाफ से हैं तो इन पेंटिंग्स में उसे जायंट्स के अलावा और भी लोग क्यों देखने को मिल रहे हैं। जिसके बाद रिपली हमें बताती है कि हिस्ट्री में वर्ल्ड की डिफरेंट रेसेस के बीच वॉर हुआ था, जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन इस वॉर में इतनी बड़ी यूनिटी की बात कभी नहीं हुई है। और जिसके आगे वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक चाइल्ड्स ड्रीम है और कुछ नहीं। इसके बाद हमें इस चैप्टर में रॉबिन देखने को मिलती है, जो कि सॉल के साथ आउल राइवलरी में है, और जहां सॉल उसे हार्डली टेक्स्ट वाली एक बड़ी सी बुक देता है, जिसके बारे में वो हमें बताता है कि इस बुक में एल्वाफ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिथ्स और लेजेंड्स लिखे हुए हैं और जिसके थाउजेंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस हैं, और इसीलिए एल्वाफ के जायंट्स सन गॉड नीका के अलग अलग वर्जन्स में बिलीव करते हैं। इसके बाद जब रॉबिन इस बुक को पढ़ने वाली होती है तो सॉल आगे बताता है कि इस बुक में हमें 3 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, और जो तीसरे वर्ल्ड की बात इस बुक में की गई है वो अभी प्रेजेंट टाइम का वर्ल्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये एक तरह की प्रोफेसी है। आगे सॉल बताता है कि नीका के लेजेंड के बारे में साइलेंटली पूरे वर्ल्ड में बात की गई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रेट है जो हमें हर स्टोरी में देखने को मिलता है वो है कि जब भी नीका अपीयर होता है तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा लाफ करते हुए देखने को मिलता है, और वो इस तरह के पोस्ट को करते हुए देखने को मिलता है। इसके बाद जब इस चैप्टर के एंड में रॉबिन इस बुक को पढ़ती है तो हमें इस चैप्टर के एंड पेज पर एक काफ़ी ज़्यादा एपिक पैनल देखने को मिलता है, जिसमें हमें इस बुक में लिखे गए एंशिएंट वॉर्स से रिलेटेड टेक्स्ट जानने को मिलते हैं, जो कि पोएट्री की तरह लिखे गए हैं। और हमें एडम ट्री पर बनी हुई एक बड़ी सी ड्राइंग देखने को मिलती है, जिसमें हमें एंशिएंट टाइम के दोनों वॉर्स में शामिल हुई फोर्सेस देखने को मिलती हैं।
इस पेंटिंग के मिडिल में हमें एडम ट्री बना हुआ देखने को मिलता है और जिसके ऊपर एक बड़ा सा विंग्स वाला डीमन है। इसके राइट साइड में हमें फर्स्ट वॉर की ड्राइंग्स देखने को मिल रही हैं, जिसमें हमें एक ग्रेट सिटी एक बड़े से सरपेंट के हाथों डिस्ट्रॉय होती हुई देखने को मिल रही है। हमें एक किंग एक आर्क के साथ देखने को मिल रहा है। यहाँ हमें एंजल, स्लेव्स और एक बड़ा सा मून भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमें कुछ लोग गॉड्स को ऑफरिंग करते हुए भी देखने को मिल रहे हैं और हमें यहाँ ईमू भी देखने को मिल रहा है, जिसके नीचे हमें जुनीशा और नोहा भी देखने को मिल रही है। इसके लेफ्ट साइड में हमें सेकंड वॉर जो कि जॉय बॉय के टाइम पर हुआ होगा उससे रिलेटेड ड्राइंग देखने को मिल रही है, जहाँ सबसे पहले हमें नीका जो कि जॉय बॉय हो सकता है वो हमें एक बड़े से डीमन से फाइट करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि प्रोबेबली ईमू होगा और उसके हाथों में हमें एक सन देखने को मिल रहा है जो कि शायद मदर फ्लेम भी हो सकती है। इसके अलावा हमें यहाँ पर जॉय बॉय और ईमू के साथ साथ उनके एलाइज भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ ईमू की साइड में हमें 20 नेशंस के किंग देखने को मिल रहे हैं और जॉय बॉय के साथ हमें एमेथ, एंशियंट जायंट्स, लुनारियंस, जायंट्स, समुराई, अल्वस्ता किंगडम, मिंक्स, टोनटाटा, पोसेडियन और सी किंग्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर तीनों एंशियंट वेपन्स देखने को मिल रहे हैं, जिनके नाम है पोसाइडियन, यूरेनस और प्लूटोन। बाकी मैं इस चैप्टर के आने के बाद कम से कम इस पैनल को 50 बार देख चुका हूँ और हर बार इसे देखकर मुझे गूसबम्स आने लगते हैं। इसके बाद अब इस बुक में जो 3 वर्ल्ड्स की बात की गई है उसमें वर्ल्ड्स को टाइमलाइन से इंटरप्रेट किया गया है और जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में लिखा गया है, दी अर्थ बर्न इन एंडलेस फ्लेम एंड इन दी हार्ट्स ऑफ मैन बर्न विद डिजायर, जिसका मतलब है कि जो अर्थ के लोग थे वो अपने डिजायर्स में इतने ज़्यादा पागल हो गए थे कि उनकी वजह से जो अर्थ है वो एक तरह से एक एंडलेस फ्लेम में जलने लगी थी और इस एंडलेस फ्लेम से इसका मीनिंग मदर फ्लेम भी हो सकता है। फ्रॉम विस्पर्ड प्रेयर्स द सन गॉड रोज बीकन्ड बाय द इंस्लेव्ड हु रीच्ड फॉर द फॉरबिडन स्टार। जो स्लेव्स थे उनकी प्रेयर से सन गॉड अपीयर हुआ और उसने इन सारे स्लेव्स को फ्री करवाया। द गॉड ऑफ द लैंड वाज enraged with a serpent of fire. They cast the world into ruin. Darkness fell. Death reigned. They would not meet again. गॉड ऑफ द लैंड काफी ज्यादा एंग्री हो गया और उसने सरपेंट ऑफ फायर के साथ मिलकर इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। हर जगह पर सिर्फ डेथ का रेन था। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड के बारे में लिखा है कि देयर वाज ब्रेथ अपॉन द एम्प्टीनेस द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट सेंट फोर्थ डीमंस, जिसका मतलब है कि उस खालीपन में भी थोड़ी सी जान थी, लेकिन गॉड ऑफ द फॉरेस्ट ने डीमंस को भेजा, जिसका शायद रिलेशन ईमू से हो सकता है। द सन मेयरली स्प्रेड द एम्बर्स ऑफ द वॉर। जॉय बॉय जो कि इस टाइम का सन गॉड था उसने वॉर को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, जहाँ पर तीनों एंशिएंट वेपन्स का यूज किया गया। द पीपल ऑफ द हाफ मून ड्रीम्ड, द पीपल ऑफ द मून ड्रीम्ड। हाफ मून वाले लोगों ने ड्रीम किया, फुल मून वाले लोगों ने भी ड्रीम किया। इसका रिलेशन एंशिएंट किंगडम और डी क्लैन से हो सकता है। ह्यूमैनिटी किल्ड द सन एंड दे असेंडेड टू डिविनिटी। ह्यूमंस ने सन को मार डाला और खुद गॉड बन गए। इस लाइन से हमें जानने को मिलता है कि कैसे ईमू ने जॉय बॉय को हराया और जिसके बाद वॉर्ड सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई और सेलेस्टियल ड्रैगन्स का रेन स्टार्ट हुआ। द गॉड ऑफ द सी बिकेम enraged, दे कुड नेवर मीट अगेन। गॉड ऑफ द सी नाराज हो गया, जिसका रिलेशन उस टाइम की मरवेट प्रिंसेस से हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि जॉय बॉय ने फिशमैन आइलैंड पर एक पोनिग्लिफ में उस समय की मरमेड प्रिंसेस से माफी मांगी थी। इसके बाद थर्ड वर्ल्ड के बारे में एक प्रोफेसी लिखी गई है जो कि अभी करेंट का टाइम है और जिसमें लिखा है कि देयर वॉज बॉयड अपॉन द केओस, जो कि बॉर्ड सेंचुरी की तरफ इशारा कर रहा है। द अनबिडन शेडो रिमेंबर्स द डे ऑफ द प्रोमिस एंड दे हियर द वॉइस ऑफ द फ्रेगमेंटेड मून। इस लाइन का रिलेशन ईमू से है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईमू सन गॉड के रिटर्न से काफी ज्यादा घबराया हुआ है और फ्रेगमेंटेड मून का रिलेशन बचे हुए डी क्लैन के मेंबर से हो सकता है। द गॉड ऑफ द सन डांसेस एंड लाफ्स गार्डिंग द वर्ल्ड टू इट्स एंड। गॉड ऑफ द सन डांस और लाफ करेगा और इस वर्ल्ड को इसके एंड तक गाइड करेगा, जिसका रिलेशन लूफी से है, क्योंकि वो इस टाइम का जॉय बॉय और सन गॉड नीका दोनों हैं। द सन विल रिटर्न एंड अ न्यू डॉन विल कम, दे विल श्योरली मीट अगेन। सन गॉड रिटर्न करेगा, जो कि अगेन लूफी है, और वो एक न्यू डॉन को लेकर आएगा, जिसका मतलब ये है कि जब लूफी वन पीस के एंड में ईमू को डिफीट करेगा तो इससे वन पीस के वर्ल्ड में एक न्यू डॉन की शुरुआत होगी। बाकी हमें लगातार
4 चैप्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक नहीं है। तो मैं तो नेक्स्ट वीक के चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा था, और क्या आपको लगता है कि ये चैप्टर वन पीस का अभी तक का ग्रेटेस्ट चैप्टर है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।